हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज फिर मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है दूरी और विस्थापन। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं और इनमें अंतर क्या है, ठीक है, इनको हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। दूरी और विस्थापन को समझने के लिए यहाँ चित्र से इसको समझेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका घर है और ये आपका विद्यालय है। आप इस रास्ते से होकर के अपने विद्यालय को पहुँच रहे हैं। ये लंबाई 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, ये लंबाई 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभ में आप घर पे थे और फिर आप अपने विद्यालय को चलते हैं, इस रास्ते से होकर के विद्यालय पहुंचते हैं। ये आपकी अंतिम स्थिति है, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और ये आपकी अंतिम स्थिति है। तो आपके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, दूरी। तो दूरी जो होता है चले गए मार्ग की कुल लंबाई होता है, चले गए रास्ते की कुल लंबाई होता है। सबको जोड़ देंगे, 1 2 + 3 + 2 + 3, तो ये आपका हो गया 5 3 8 2 10 1 11 किलोमीटर आपके द्वारा चली गई दूरी है। और अगर पूछा जाए कि आपके विस्थापन कितना है, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है और ये आपकी अंतिम स्थिति है। तो विस्थापन जो होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सीधा लंबाई होता है, ठीक है। सीधा लंबाई जो है ये विस्थापन है, इसको हम विस्थापन कहेंगे, विस्थापन। ये लंबाई जो है मान लीजिए कुछ है 6 किलोमीटर मान लीजिए, तो ये विस्थापन आपका 6 किलोमीटर है, ठीक है। एक दूसरे उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बिंदु ए पर खड़ा है और बिंदु बी पर पहुंच रहा है। तो एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच रहा है, वो उसकी प्रारंभिक स्थिति है व्यक्ति की, और ये व्यक्ति की अंतिम स्थिति है। मान लीजिए इस मार्ग से जो है वो ऐसे व्यक्ति जा रहा है, ऐसे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े मार्ग से होते हुए वो व्यक्ति जो है बिंदु बी पर पहुंच रहा है। तो ये जो है उसका वास्तविक पथ है जिस पे वो चल रहा है, वास्तविक पथ। तो व्यक्ति जिस वास्तविक पथ पर चल रहा है और एक मार्ग से एक बिंदु से दूसरे जगह पहुंच रहा है, इस वास्तविक पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है। जबकि विस्थापन क्या है, तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो सीधा लंबाई है, इसी को हम कहेंगे विस्थापन। विस्थापन सबसे छोटा मार्ग है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग है, सबसे छोटा मार्ग। मतलब ये न्यूनतम पथ है, न्यूनतम पथ, अल्पतम पथ, अल्पतम पथ। अल्पतम पथ की लंबाई क्या है, विस्थापन है, ठीक है। तो विस्थापन की परिभाषा क्या देंगे, तो दो बिंदुओं के बीच का जो सबसे छोटा मार्ग होता है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच का अल्पतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच का सीधा लंबाई विस्थापन कहलाता है। और व्यक्ति या वस्तु जिस वास्तविक मार्ग से होते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है, उस वास्तविक मार्ग की लंबाई को हम दूरी कह रहे हैं, ठीक है। तो दूरी का हम परिभाषा क्या लिखेंगे और विस्थापन का परिभाषा क्या लिखेंगे। तो दूरी किसे कहते हैं, तो किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाता है, दूरी कहलाता है, ठीक है। जबकि विस्थापन की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो विस्थापन जो है किसी गतिशील वस्तु का मतलब है जैसे कि कार हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गया, ये सब वस्तुएं ही हैं। तो किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति द्वारा
किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति के प्रारंभिक स्थिति, इसको हम प्रारंभिक स्थिति कह रहे हैं, और ये आपका क्या है, अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सीधा लंबाई, किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सीधा लंबाई दूर विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। ठीक है। तो दूरी क्या है? तो दूरी जो है तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, और विस्थापन क्या है? तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सीधा लंबाई। ठीक है। चलिए आइए इसको कुछ दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पहले 4 किलोमीटर चलता है, 4 मीटर, और उसके बाद 3 मीटर चल रहा है। यहाँ पहुँच गया, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो दूरी जो है मार्ग की कुल लंबाई 4 + 3 7 मीटर आएगा। ठीक है। यही फिगर हम यहाँ भी बना रहे हैं और दिशा भी दिखाएंगे हम। ये उत्तर दिशा है, पूरब दिशा है, दक्षिण, और ये पश्चिम। आप मैप जो बनाते हैं, मैप या नक्शा लेते हैं, तो नक्शा पे उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम ऐसे ही आप लेते हैं। ठीक है। ये आपका दक्षिण है, पूरब है, उत्तर है, पश्चिम है। तो चलिए ये फिगर हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है पहले पूरब दिशा में चल रहा है 4 मीटर, उसके बाद वो उत्तर दिशा में जा रहा है 3 मीटर, यहाँ पहुँच गया। ये प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है। पूछा जाए विस्थापन कितना होगा व्यक्ति का? विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा? तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो सीधा लंबाई है, इसी को विस्थापन कहोगे। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो विस्थापन निकालने के लिए कर्ण की लंबाई निकाल लीजिए। जो कर्ण का लंबाई होगा वही विस्थापन हो जाएगा। तो कर्ण कैसे निकालते हो? कर्ण निकालने के लिए कर्णी में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करते हो। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25, ये आएगा आपका 5 मीटर। तो क्या देख रहे हैं? दूरी आ रहा है 7 मीटर, जबकि विस्थापन आ रहा है 5 मीटर। ठीक है। तो दूरी का मान अलग आ रहा है, विस्थापन का मान अलग आ रहा है। देखिए ये आपका पहला अंतर था, परिभाषा। ठीक है। देखिए दूसरा अंतर समझिए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी का मान ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिए, दूरी को निकालने के लिए दिशा से मतलब नहीं है कि आप किधर गए किधर मुड़े, बस मार्ग चले गए, मार्ग की कुल लंबाई को जोड़ देना है, दूरी निकल गया। जबकि विस्थापन को निकालने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है। अगर क्वेश्चन में न दिया रहे कि आप पहले पूरब दिशा में गए हैं, फिर उत्तर दिशा में चले हैं और विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो अगर क्वेश्चन में दिशा न दिया रहे कि किधर गए हैं किधर मुड़े हैं, तो ये विस्थापन आप नहीं निकाल पाएंगे। आप जानेंगे नहीं कि ये फिगर इस तरह से बनेगा, कर्ण बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। दिशा दिया रहेगा तब तो आप जानेंगे कि हाँ ये किस तरह का आकृति बनेगा, और आप विस्थापन निकालेंगे।
तो विस्थापन को निकालने के लिए दिशा क्वेश्चन में दिया होना आवश्यक है। क्वेश्चन में दिशा दिया रहेगा तो विस्थापन आप निकाल पाएंगे। ठीक है, दूरी को निकालने के लिए दिशा से मतलब नहीं है। एक व्यक्ति पहले 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, दूरी बताइए, जोड़ देंगे। किधर चला, किधर मुड़ा, किधर गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो दूरी का मान ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। दूरी का मान ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। दिशा की आवश्यकता पड़ती है। दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। क्वेश्चन में दिशा दिया रहेगा तो आप विस्थापन निकाल पाएंगे। तीसरा अंतर समझिए। तीसरा अंतर क्या है कि दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि, और यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। और दिश मतलब दिशा नहीं है, सदिश, दिशा के साथ इसमें दिशा भी है। तो अदिश का मतलब होता है वे राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश उसको कहते हो जिसमें दिशा भी होता है। ठीक है, तो दूरी में केवल मान है, इसमें दिशा नहीं है। जबकि विस्थापन में मान तो होता ही है, परिमाण होता ही है, वैल्यू होता ही है, साथ में दिशा भी होता है। साथ में दिशा है इसलिए सदिश कह रहे हैं, साथ में दिशा है इसलिए सदिश कह रहे हैं, और इसको अदिश कह रहे हैं क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो विस्थापन की दिशा किधर होती है? तो विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है। ठीक है, ये विस्थापन की दिशा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ। इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। अंतिम बिंदु की ओर होती है। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला अंतर क्या है? इसका जो मात्रक है एमकेएस पद्धति में मीटर है। एमकेएस का मतलब क्या होता है? तो कई तरह की पद्धतियां हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां चलती हैं। इंडिया में एमकेएस पद्धति चलता है। ठीक है, एफपीएस पद्धति जो है इंग्लैंड में चलता है, सीजीएस पद्धति जो है फ्रांस में चलता है। अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ हैं। तो ये जो है एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक है मीटर। एम का मतलब मीटर, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और सेंटीमीटर है फ्रांस में। ठीक है, अच्छा, फुट, लंबाई जो है फुट, ये आपका है ब्रिटिश प्रणाली में है। ब्रिटिश प्रणाली मतलब इंग्लैंड में लंबाई को फुट में लिखा जाता है। फ्रांस में या मीट्रिक प्रणाली में, फ्रांस मतलब मीट्रिक प्रणाली, इसको मीट्रिक प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में लिखा जाता है, दूरी को सेंटीमीटर में। सी का मतलब सेंटीमीटर। तो एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति भी कहा जाता है। तो एमकेएस या एसआई पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है मीटर है। ठीक है, तो एमकेएस या एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर है।
इधर भी मीटर ही है, मीटर जो है विस्थापन का भी है MKS या SI में, MKS या SI पद्धति में विस्थापन का मात्रक मीटर है। ठीक है, दूरी को भी मीटर में लिख रहा है, विस्थापन को भी मीटर में लिख रहा है। तो ये तो कोई अंतर नहीं है, ये समानता है। ठीक है, ये समानता हो गया। अगला देखिए नंबर 5, नंबर 5 जो है, किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। अगर कोई वस्तु गतिशील है, ठीक है, कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ दूरी जरूर चलेगा। गतिशील वस्तु है तो कुछ ना कुछ दूरी जरूर चलेगा, दूरी जीरो नहीं होगा। जबकि विस्थापन जीरो हो सकता है, गतिशील वस्तु का विस्थापन जीरो हो सकता है, गतिशील व्यक्ति का विस्थापन जीरो हो सकता है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति घूम करके अपने स्थान पर वापस लौट जाए, घूम फिर करके अपने स्थान पर वापस आ जाए, तो प्रारंभिक बिंदु भी वही हो जाएगा, अंतिम बिंदु भी यही हो जाएगा, दोनों बिंदु एक ही जगह हो जाएगा। इस केस में विस्थापन जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है, कभी शून्य नहीं हो सकता है। जबकि विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल से घर से स्कूल गए, वापस स्कूल से घर आ गए। ठीक है, तो वापस अपने घर आ गए, आपका विस्थापन कितना हुआ? तो आप प्रारंभिक बिंदु भी आपका घर ही है, अंतिम बिंदु भी घर है, यानी आपका विस्थापन जीरो होगा। तो किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति का विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। कब? जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो, जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु या स्थिति, प्रारंभिक या अंतिम बिंदु एक ही हो, स्थिति एक ही हो। चलिए लास्ट अंतर समझ लेते हैं दूरी और विस्थापन में। आखिरी अंतर क्या है? ध्यान देंगे, दूरी जो होता है सदैव धनात्मक होता है, दूरी को हमेशा पॉजिटिव, दूरी सदैव धनात्मक होता है, चली गई दूरी सदैव पॉजिटिव होगी। जबकि विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। शून्य तो मैंने अभी बताया आपको कि शून्य क्यों होगा। तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है विस्थापन, शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा? तो ध्यान देंगे, अगर एक्सिस है, एक्सिस ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु के इधर जो है कोई भी आप दूरी धनात्मक लेते हो तो इधर आपका विस्थापन पॉजिटिव होगा, और उल्टे दिशा में अगर चलोगे तो विस्थापन नेगेटिव होगा। इधर जो है -1, -2, -3, ठीक है। तो विस्थापन कब धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है, समझ में आ गया होगा। जब धन एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे तो विस्थापन धनात्मक होगा, ऋण एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे तो विस्थापन ऋणात्मक होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है उधर आप जा रहे हैं तो धनात्मक है, जहाँ आपको पहुँचना है उधर अगर चल रहे हैं तो धनात्मक होगा विस्थापन, और जिधर जहाँ पहुँचना है अगर उसके उल्टे दिशा में आप चल रहे हैं, लक्ष्य के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपका विस्थापन ऋणात्मक होगा, ठीक है। जबकि दूरी हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ये लंबाई है। तो उम्मीद है दूरी और विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। इन पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये आप समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, दूरी और विस्थापन पर आधारित प्रश्न,
जैसे पहला क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन का मान कब बराबर होता है? दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा? तो इसका आपको उत्तर समझना है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु सीधी रेखा में चले, सीधी रेखा में, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, सीधी रेखा में चले, मुड़े ना, दाएं या बाएं कहीं भी मुड़े ना, सीधी रेखा में चले, तो इस स्थिति में दूरी भी यही हो जाएगा और विस्थापन भी यही होगा। दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे। दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन का मान कब बराबर होता है? तो इसका उत्तर क्या देंगे कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक सरल रेखा में गति करते हैं, सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करते हैं, तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों का मान बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी किस यंत्र से मापा जाता है? तो ध्यान दीजिए, जो वाहन है, बाइक हो गया, कार हो गया, उसमें 2 मीटर लगे रहते हैं। एक ओडोमीटर लगा रहता है, एक स्पीडोमीटर लगा रहता है। ओडोमीटर बताता है कि वाहन कितनी दूरी चल रहा है, ठीक है, कितना किलोमीटर वाहन चला है, वो ओडोमीटर पढ़ता है। और स्पीडोमीटर स्पीड बताता है वाहन का स्पीड कितना है। तो किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी किसी यंत्र से नापा जाता है, तो वाहन में ही लगा रहता है और उस यंत्र का नाम क्या है? ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है, कितना मीटर। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है। आइए इसको समझते हैं, एक उदाहरण से इसको समझेंगे। ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है, स्कूल है। तो घर से स्कूल, मान लीजिए आप पहले एक दुकान पर जाते हैं, दुकान, उसके बाद स्कूल जाते हैं, या मान लीजिए सीधे आप जा रहे हैं स्कूल, या मान लीजिए किसी टेढ़े मेढ़े मार्ग पर जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग से होते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इस तरह से जा रहे हैं किसी दूसरे रास्ते से स्कूल, तो क्या देख रहे हैं कि 2 बिंदुओं के बीच, ये प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, तो 2 बिंदुओं के बीच अनेक दूरियां हो सकती हैं। अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, बार बार दूरी का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन विस्थापन बार बार एक ही होगा, जो सीधा लंबाई होगा। जो ये सीधा लंबाई है, यही क्या है? यही विस्थापन है। विस्थापन हमेशा बराबर रहेगा, विस्थापन जो सीधा लंबाई है। तो दूरी कब विस्थापन के बराबर होता है? अगर आप सीधा चलकर स्कूल जाएंगे, सीधा चलकर स्कूल जाएंगे, तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और किसी और मार्ग से जाएंगे तो दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगा। अगर सीधा नहीं चल रहे हैं, किसी और मार्ग से स्कूल जा रहे हैं आप, टेढ़े मेढ़े मार्ग से होते हुए, तो दूरी का मान विस्थापन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि जो दूरी है वो विस्थापन से अधिक हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। इस ग्रेटर का निशान भी लगाए हैं, बड़ा का निशान या बराबर का निशान। तो दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से या बराबर होगा। दूरी कभी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। अब यहाँ त्रिज्या को गुणा कीजिए, तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो दूरी बटा विस्थापन बराबर क्या लिखोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 1। फिर विस्थापन को दूरी के नीचे लेते हैं तो इधर 1 बचेगा। वापस विस्थापन का 1 में गुणा करोगे तो विस्थापन बन जाएगा। वापस चाहो तो इसका गुणा करो, विस्थापन का 1 में गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। तो यही ऑप्शन तो देखो यहाँ पर दिया है, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। यहाँ पहला ऑप्शन देखिए गलत था, यहाँ इजलेस दिन का निशान बना हुआ है, छोटा का निशान बनाया है, और दूरी कभी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। दूरी क्या है? अगर ये ऑप्शन दिया होता यहाँ पर, अगर ये ऑप्शन यहाँ दिया होता तो ये सही हो जाता, पर यहाँ इजलेस दिन का निशान बनाया, छोटा का निशान बनाया है, तो दूरी विस्थापन से कभी छोटा नहीं होता है। ठीक है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर एक बात क्या समझ में आई कि 2 बिंदुओं के बीच, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच अनेक दूरियां संभव हैं, लेकिन विस्थापन हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो इस बात को हम नोट में लिख लेते हैं। 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच अनेक दूरियां संभव हैं, अनेक दूरियां संभव है, परंतु विस्थापन
सदैव एक होगा। विस्थापन सदैव एक ही होगा, ठीक है, दूरियां कई हो सकती हैं। नोट नंबर दो यही है कि जो दूरी है, दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है, दूरी जो है विस्थापन से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। स्क्रीन पर आप एक इमेज देख सकते हैं। इमेज में दिखाया है कि एक घर है और दुकान है। तो एक व्यक्ति पहले घर से दुकान जा रहा है, फिर वापस दुकान से घर लौट रहा है। रास्ते की जो लंबाई है 4 मीटर है। तो इस केस में जो दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति जा रहा है घर से दुकान पर, दुकान पड़ोस में है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और वापस अपने स्थान पर लौट भी आ रहा है व्यक्ति। तो दूरी चले गए मार्ग की कुल लंबाई 4 मीटर जाने में प्लस 4 मीटर आने में, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल चली गई दूरी हो जाएगा 8 मीटर। विस्थापन क्या होगा, तो प्रारंभिक बिंदु यही है और वापस लौट आ रहा है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों समान है, विस्थापन होगा 0। अपने स्थान पर वापस लौट आया, यानी वो विस्थापित नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीन पर आप एक दूसरा इमेज देखिए। इसमें दिखाया है कि एक व्यक्ति बिंदु A से पहले बिंदु B पर जा रहा है, फिर बिंदु B से बिंदु C पर जा रहा है, फिर बिंदु C से बिंदु D पर आ रहा है और वापस बिंदु A पर आ जा रहा है। ठीक है, A से B, B से C, C से D, D से A। ठीक है, ये जो लंबाई दिया है 5 मीटर दिया है, ये 3 मीटर दिया है, ये 5 मीटर और ये 3 मीटर। तो व्यक्ति जो है यहाँ से चल रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, फिर यहाँ फिर वापस लौट आ रहा है। इस केस में पूछ रहा है दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो चले गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाएगा, सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा आपका 16 मीटर 16। और विस्थापन क्या होगा, तो व्यक्ति अपने स्थान पर वापस लौट आया है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान है, विस्थापन जो है 0 होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, एक पत्थर ऊपर की ओर h ऊंचाई पर फेंका जाता है। ठीक है, h ऊंचाई तक फेंका जाता है और पत्थर ऊंचाई पर जाकर पुनः नीचे जमीन पर वापस आ जाता है। पत्थर द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पत्थर है, उसको h ऊंचाई तक फेंका जा रहा है, पत्थर ऊंचाई पर जा रहा है और वापस जो है अपने स्थान पर लौट आ रहा है नीचे। ठीक है, तो इस स्थिति में उसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है और उसका विस्थापन बताना है। तो दूरी क्या होगा, तो h ऊंचाई तक ऊपर जा रहा है और फिर वापस h ऊंचाई नीचे भी तो आ रहा है, तो दूरी हो जाएगा टोटल चले गए मार्ग की कुल लंबाई, संपूर्ण लंबाई, चले गए तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई। तो h प्लस h 2h जो है इसका आंसर होगा। और विस्थापन, तो ध्यान दीजिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान है, पत्थर वापस अपने स्थान पर लौट आ रहा है, यानी विस्थापन जो होगा 0 होगा। ये हो गया आंसर। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, एक कार एक सीधी सड़क पर A से B तक 300 मीटर जाती है, पुनः B से A की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु C पर आ जाती है। कार द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो एक सीधा रास्ता है, सड़क है और एक कार ये सीधा रास्ता है, कार जो है बिंदु A से बिंदु B तक जा रहा है, सीधा सड़क पर चल रहा है और वापस जो है A से B की ओर जाने के बाद, पहले जा क्या रहा है, पहले A से B की ओर पहुंचा, A से B पहले चला है A से B की ओर, उसके बाद वापस B से C पर लौटा है पीछे की ओर, B से A की ओर 60 मीटर, B से A की ओर 60 मीटर पीछे लौट रहा है, B से A की ओर, B से A की ओर 60 मीटर पीछे लौट रहा है बिंदु C पर। यह टोटल लंबाई कितना दिया है 300 मीटर और 60 मीटर पीछे लौट रहा है वापस,
मान लीजिए यहाँ आ गया कार वापस लौट करके, ये बिंदु सी है, 60 मीटर वापस लौट गया पीछे। ऊपर वाली टोटल लंबाई कितनी है? ऊपर वाली जो टोटल लंबाई है वो आपका है 300 मीटर, 300 मीटर। ठीक है, तो कार जो है, कार यहाँ वापस लौटा है बी से सी की ओर और 60 मीटर पीछे लौटा है, 60 मीटर। तो क्या निकालना है? कार द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन निकालना है। तो दूरी क्या होगा? तो दूरी जो है संपूर्ण लंबाई, तय की गई संपूर्ण लंबाई, तो पहले 300 मीटर चला है कार, उसके बाद 60 मीटर फिर चला है, तो टोटल हो गया 360 मीटर। ये उसका दूरी हो गया, तय की गई दूरी। और विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन जो है प्रारंभिक बिंदु, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु, ये अंतिम बिंदु है, यहाँ आ गया कार लास्ट में, अंतिम बिंदु। तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सीधा लंबाई। तो इन दोनों के बीच का लंबाई कितना होगा? तो 300 मीटर में से 60 मीटर घटा दो, यानी 300 मीटर में से घटाएंगे 60 मीटर, आएगा 240 मीटर। ठीक है, तो कार का विस्थापन जो हुआ है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच 240 मीटर का विस्थापन हुआ है। ओके। प्रश्न संख्या 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल सवार 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, निम्न चक्करों के लिए दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो फील्ड है, फील्ड में किनारे किनारे वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक है, पार्क में किनारे किनारे रास्ता बना हुआ है और उस पर साइकिल सवार एक चक्कर लगा रहा है। एक बार एक चक्कर लगाया है तब दूरी और विस्थापन उसका कितना होगा? आधा चक्कर अगर लगाएगा तब दूरी और विस्थापन कितना होगा? 3 चक्कर अगर लगाएगा तब दूरी और विस्थापन कितना होगा? और 1.5 चक्कर लगाएगा तब दूरी और विस्थापन कितना होगा? चलिए आइए प्रत्येक स्थिति में दूरी और विस्थापन निकालते हैं। तो इस स्थिति में तो ध्यान देंगे, हल त्रिज्या कितना दे रखा है? 7 मीटर। 7 मीटर काफ़ी बड़ी त्रिज्या है। ठीक है, तो 7 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है, त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर, आर बराबर 7 मीटर। साइकिल सवार जो है साइकिल सवार एक चक्कर लगा रहा है पूरा, ऐसे गया वापस अपने स्थान पर लौट आया, यानी कि प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी क्या है? वही है। दूरी कितना चला? तो दूरी निकाल लीजिए। तो ये दूरी निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? परिधि की लंबाई निकाल लीजिए, दूरी निकल जाएगा। एक चक्कर लगा रहा है तो दूरी जो हो जाएगा परिधि के बराबर होगा। और परिधि की लंबाई कितनी होती है? तो वृत्त में परिधि की लंबाई होती है 2πr, पढ़े होंगे फार्मूला। तो 2π की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर। 7 से 7 कट जाएगा और 2 × 22, ये आ गया आपका 44 मीटर, यानी कि वो 44 मीटर दूरी चलेगा एक चक्कर में। ठीक है, विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन आप समझ गए होंगे कितना होगा, चूंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, एक चक्कर लगा करके वापस अपने स्थान पर लौट आया तो विस्थापन होगा 0। ठीक, चलिए आधे चक्कर में दूरी कितना चलेगा, विस्थापन कितना चलेगा? आधे चक्कर में आइए देखिए, तो वो यहाँ से चल रहा है, बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुँच रहा है, ये है आधा चक्कर। तो इस केस में दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा? तो ये आधा परिधि है ना, अर्ध परिधि है, तो इस केस में जो दूरी होगा अर्ध परिधि के लंबाई के बराबर होगा, अर्ध परिधि। और अर्ध परिधि की लंबाई कैसे निकालोगे? परिधि के फार्मूले में आधा 2 का भाग दे दो, 2πr में 2 का भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या भर दो 7 मीटर। 7 मीटर त्रिज्या है, त्रिज्या 7 मीटर बार बार लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन में त्रिज्या 7 मीटर दिया है, तो हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, आएगा 22 मीटर। दूरी इसका आधा आया है, पहले 44 मीटर था एक चक्कर में, आधा चक्कर में इसका आधा आया है 22 मीटर। विस्थापन कितना होगा?
तो पिछली बार तो विस्थापन 0 था, लेकिन अब विस्थापन 0 नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, अंतिम बिंदु यहाँ है, दोनों के बीच का सीधा लंबाई, ये सीधा लंबाई क्या होगा? विस्थापन होगा। विस्थापन, ये सीधा लंबाई, और ये क्या है? ये व्यास है, व्यास। तो विस्थापन किसके बराबर है? विस्थापन व्यास के बराबर है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर, तो 2 × 7 तो हो जाएगा 14 मीटर। ये हो गया विस्थापन। अच्छा, 3 चक्कर में चली गई दूरी, विस्थापन क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, 3 चक्कर मतलब वो ऐसे एक चक्कर लगाया, फिर उसके बाद एक बार और चक्कर लगाएगा, फिर एक बार और चक्कर लगाए, तो 3 चक्कर लगाने के बाद वापस वहीं तो आ जाएगा जहाँ से वो चला था। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होगा? 3 चक्कर में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होगा। तो 3 चक्कर, ये दूसरा चक्कर हो गया और ये तीसरा चक्कर हो गया। तो 3 चक्कर में दूरी क्या होगा? तो 3 चक्कर में 3 बार परिधि चलेगा, 3 गुणे परिधि कर दो, परिधि की लंबाई में 3 का गुणा कर दो, 3 गुणे परिधि, परिधि की लंबाई है 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 और 3 × 44 मीटर कितना हो जाएगा आपका? 12 और 13। एक चक्कर का 3 गुना आ रहा है। एक चक्कर में जो दूरी चला था 44 मीटर, उसका 3 गुना आ रहा है यहाँ पर। 3 चक्कर वहाँ चल रहा है, यहाँ 1 चक्कर चला है, वहाँ 3 चक्कर चला है, तो 44 मीटर में क्या हो गया? 44 मीटर में देखो 3 का गुणा हो गया है, 132 मीटर दूरी चलेगा। और विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन आप समझ गए होंगे क्या होगा। चूंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु सेम है, वापस 3 चक्कर के बाद अपने स्थान पर वहीं आ जाएगा, तो विस्थापन होगा 0। 1.5 चक्कर में कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 1.5 चक्कर में क्या करेंगे? तो 1.5 चक्कर में क्या होगा ये समझ लीजिए। ये मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, 1 चक्कर के बाद तो वहीं आ जाएगा, ठीक है, और बाकी अगले आधे चक्कर में कहाँ पहुँच जाएगा? दूसरी ओर पहुँच जाएगा। अगले आधे चक्कर में वो इधर आ जाएगा, यहाँ आ गया। तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी होगा परिधि की लंबाई प्लस अर्ध परिधि की लंबाई। एक बार परिधि की लंबाई और प्लस अर्ध परिधि की लंबाई, ठीक है। तो दूरी जो होगा 1 चक्कर में लंबाई प्लस आधे चक्कर में लंबाई, 1 चक्कर में लंबाई प्लस आधे चक्कर में लंबाई। तो 1 चक्कर में लंबाई कितना है? 1 चक्कर में लंबाई है 44 मीटर और आधे चक्कर में लंबाई कितना है? 22 मीटर। दोनों को जोड़ दो तो 1.5 चक्कर हो जाएगा। 1.5 चक्कर में दूरी निकलेगा, दोनों को जोड़ोगे तो दूरी होगा 1 चक्कर में लंबाई, 1 चक्कर में लंबाई प्लस आधे चक्कर में लंबाई, आधा चक्कर में लंबाई। तो 1 चक्कर में कितनी लंबाई चल रहा था? 44 मीटर। और आधे चक्कर में कितना चला था? आधे चक्कर में अर्ध परिधि, अर्ध परिधि की लंबाई 22 मीटर। तो टोटल कितना दूरी हो गया 1.5 चक्कर में? 1.5 चक्कर में टोटल दूरी हो जाएगा 66 मीटर। ये हो गया आंसर। अच्छा, विस्थापन कैसे निकालोगे? तो विस्थापन देखिए, 1.5 चक्कर के बाद विस्थापन क्या है? प्रारंभिक बिंदु ये है और 1.5 चक्कर के बाद वो यहाँ आ गया, तो ये अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सीधा लंबाई ले लो, इसी को विस्थापन कहोगे। विस्थापन, विस्थापन किसके बराबर होगा? विस्थापन व्यास के बराबर होगा। और व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या है 7 मीटर, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 14 मीटर। यानी 1.5 चक्कर में विस्थापन उसका होगा 14 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप 2.5 चक्कर दिया हो तभी भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दूरी और विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा, इनमें अंतर समझ में आ गए होंगे, इन पर सवाल किस तरह से बनते हैं समझ में आ गया होगा, इन पे आंकी के प्रश्न जो है न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सब बातें जान सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।